हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। डे 85 में हम लोग पहुंच चुके हैं और सीसेट को जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, तो आज सीसेट का तीसरा पार्ट रहने वाला है। और कल आप लोगों को ये पता भी चल चुका है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है वो फिलहाल उसका जो डेट को लेकर जो आशंकाएं थी वो अभी भी बरकरार हैं उसी तरीके से, क्योंकि अभी भी यूपीएससी ने टाइम दिया है कि 5 जून को बताया जाएगा कि अब वो एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। ठीक है, इस बार बेसिकली थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि 5 तारीख को पता लग जाए, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार ये लिखा है, जो कल का एक ऑफिशियल उनका नोटिफिकेशन आया है कि जो रिवाइज्ड प्रोग्राम है, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से जो कैलेंडर बनता है उसमें जो रिवाइज्ड प्रोग्राम लिखा रहता है वो पब्लिश किया जाएगा 5 जून के दिन। ठीक है, तो 5 जून तक अब हमको वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि तब क्या डेट आती है एग्ज़ाम की। लेकिन जो हमने, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारा एनालिसिस कहता है, जो हमने हालात को, सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है, वो ये है कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द से जल्द भी अगर होगा तो अगस्त के आसपास, यानी कि जुलाई आखिरी में या फिर अगस्त में, उससे पहले एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फिर देखते हैं। अभी ये कोर्स जो है, अब हमारा 5 दिन के बाद ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और ऐसी छोटी सी कुछ सीरीज़ वगैरह है जो 1 महीने की, 1 महीने 1.5 महीने के आसपास में कंप्लीट की जा सकती है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर है, कोई सब्जेक्ट को लेकर है, या कुछ इस तरीके का रिवीजन को लेकर है, तो जो लोग कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे इस चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। और बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे भी सजेशन मांगा जा रहा है, वो भी अपना सुझाव जो है वो ज़रूर दें। और बाकी उनसे ये भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, सो दैट कि जो भी वीडियोस हैं और जो अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट के साथ बोली जा रही है कि जितने भी लोग आप वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर इसलिए करें ताकि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो वो तो आपको बताना ही है। लेकिन आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलरली, अगर आप कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी प्रेजेंस जताने के लिए, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसके लिए आप लोग यहाँ पर नीचे जो है वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोग को पता लगे कि आप हमारे जो है वो रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर यूज़र हैं। तो फिर जो हमारे इस तरीके के रेगुलर व्यूअर और रेगुलर यूज़र होंगे उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप हमें तभी पता लगेगा कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर है या नहीं है, जब आप यहाँ पर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करना है, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो वो भी ज़रूर हमसे यहाँ पर पूछना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये एक फिर से वही मिशन की बात मैं आप लोगों से करूँगा, प्लीज़ इस मिशन में हमारा ज़रूर सहयोग करें। ठीक है, जितना भी हो सकता है आप लोगों की तरफ से प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूशन करें, कि जितना ज़्यादा आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना फ़ायदा इस लोग का आपको ही मिलने वाला है। ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ये QR कोड दिया है इसको स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को ईमेल, ये UPI ID की अगर ज़रूरत है तो UPI ID से अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो नीचे okul@axis bank UPI ID दी हुई है। और बाकी अगर कोई किसी और माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। प्लीज़ इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, जितना भी सहयोग हो सकता है वो ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के दिन का डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। ये है, देखिए पहला क्वेश्चन। अब आज से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 3-4 दिन का कोर्स बचा हुआ है उसमें अब जनरली क्या है कि हम स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, इसमें जो जनरल क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हम आगे जाके लास्ट के 1 आध दिन में देखेंगे कि कुछ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंगे। एक दिन अभी हम डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर बात करेंगे, और बाकी जो 2-3 दिन का टाइम हमारे पास बच रहा है उसमें बीच में अब हम कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है उनको कवर करेंगे, ताकि एक एक टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट हमें पता लग जाए या हम लोग कवर कर लें जिस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। यानी कि कोई भी टाइप है या कोई भी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है वो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप कोई, जैसे परसों हमने क्या किया था, अरेंजमेंट किया था, कल हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था, लेकिन आज हम जो है इसको, आज से हम क्या कर रहे हैं कि जनरलाइज कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हमने इसको नहीं सीमित रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, सो दैट क्या होगा कि जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनकी एक एक झलक हमें जो है यहाँ पर वो मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है पसंद आएगा। चलिए बताइएगा इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस चीज का है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर टाउन, किसी एक टाउन में 45% पॉपुलेशन जो है वो ए मैगजीन रीड करती है। ठीक है, 45% ऑफ द पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% जो है वो रीड करती है मैगजीन बी।
40% जो है वो रीड करती है मैगजीन सी, और 30% जो है वो ए और बी रीड करती है, 15% जो है वो बी और सी रीड करती है, और 25% जो है वो ए और सी रीड करती है, ठीक है। और 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो तीनों की तीनों मैगजीन, ऑल द 3 मैगजीन रीड करती है। तो व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है, पॉपुलेशन ऐसी है जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं करती है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है इस तरीके के क्वेश्चंस का, तो आप ये सवाल देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। ये क्वेश्चन जो आपका है इसको आप बनाएंगे बड़े सिंपल तरीके से वेन डायग्राम से, ठीक है। 3 का वेन डायग्राम बनेगा, देखिए कैसे, ये आपका एक है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ये ऐसे दूसरा है, और ये यहां पर ऐसे तीसरा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले आपको पता है कि जो ये वाला रीजन है बीच वाला, ठीक है, सबसे बीच वाला जो रीजन है, दिस इज योर रीजन ऑफ ए बी और सी, तीनों का कॉमन रीजन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्वेश्चन में वो वैल्यू ढूंढनी है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन, ऑल द 3 मतलब ए बी और सी, ठीक है। तो वो तीनों वाली को आप यहां पर लिख देंगे बीच में, दिस इज योर 10%, ठीक। इसके बाद आप ढूंढेंगे वो वाली वैल्यूज जो 2 में कॉमन है, ठीक है, जैसे कि ए एंड बी, 30% जो है वो ए एंड बी है। अब ए और बी का रीजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दिस इज ए एंड बी, ये ए एंड बी में कॉमन है। अब इसमें बोल रहा है कि 30% है, लेकिन ये जो 10% है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, वो 10% जो है वो इंक्लूडेड है। तो यानी कि इस वाले रीजन में ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, सिर्फ ए और बी, ओनली ए एंड बी, इसमें सी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 30% जो है उसमें ए और बी के साथ साथ ये सी वाला परसेंटेज भी होगा, तो ओनली ए एंड बी जो है वो बनेगा 20%, ठीक है। सिमिलरली बी एंड सी में 15% है, बी एंड सी का रीजन आपका बनेगा ये वाला, और यहां पर 10 पहले से है तो ये हो जाएगा 5, ठीक। और ए एंड सी में है 25, ए एंड सी का रीजन मतलब ये वाला, 25 में से 10 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 15। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला रीजन है, ये रीजन कौन कौन सा है, दिस रीजन इज ओनली ए, ठीक है, दिस रीजन इज ओनली बी एंड दिस रीजन इज ओनली सी, ठीक है, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। अब जो ये टोटल वैल्यूज आपको परसेंटेज में दी गई है कि 45% जो है वो ए रीड कर रहे हैं, वो ए का टोटल है, ठीक है। उसमें ए भी हो सकता है, मतलब ओनली ए भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है, और ए बी और सी भी जो है वो तीनों मिलाकर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें निकालना है ओनली ए। तो ओनली ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ जो ये वाली वैल्यूज है, जो टोटल वैल्यू दी गई है 45%, इसमें से देखेंगे, देखिए 45% है, ए वाले रीजन में आप देखिए पहले कितना है, 20 तो ये है, 10 ये है, 30 हो गया, 15 ये है, 45। तो ओनली ए वाला जो है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यानी कि ए जो है वो यहां पर कंबाइन हो चुका है, ओनली ए जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गए आप इतना यहां पर। अगले में देखिए 55% जो है वो बी है, ठीक है। अब बी में देखिए 55% में ओनली बी में कितना आएगा, उसके लिए पहले देखिए ये 20 है, ये 10 है, 30 हो गया, 5 ये है, कितना हो गया 35, और ये दिया हुआ है 55, तो ओनली बी जो है वो आपका आएगा 20%, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये बी के रीजन को पूरा जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, और 10 50 और 5 55, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो किसी भी कंडीशन में इस वाली वैल्यू से, जो टोटल वैल्यू आपको बी की दी गई है, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हो गया 20। सिमिलरली अगर आप ओनली सी की बात करें तो ओनली सी जो है, टोटल सी 40 है, ठीक है, तो ओनली सी कितना होगा, देखिए 15 और 10 25 और 5 30, तो यानी कि ओनली सी में आ गया 10। तो आप जोड़ेंगे इसको 10 और 15 25 और 5 10 और 15 25, 10 35 और 5 40, तो यानी कि ओनली सी में आ गया 10। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहा है, कितनी परसेंटेज। देखिए अब आप इन सब वैल्यूज को जोड़िए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैसे करके यूनिवर्सल सेट होता है, बेसिकली ये सेट थ्योरी है, ठीक है। इसको हम, जिन लोगों ने मैथ्स को थोड़ा सा अच्छे से, मतलब मैथ्स तो खैर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, अगर किसी ने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है, स्पेशली 11th में, तो वहां पर ये सेट थ्योरी वगैरह होती है। अब तो शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में क्लास 10th में भी इंक्लूड कर दी गई है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये जो था वो क्लास 11th में हुआ करता था, सेट थ्योरी के नाम से, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह की चीजें होती थी। ये बेसिकली जो वेन डायग्राम का तरीका है, ये वही इंटरसेक्शन है, यूनियन है, उसको बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है जो ये पूरा का पूरा रीजन होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्स, ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्स और अ यूनिवर्सल सेट। तो इसका जो टोटल सम है दैट इज इक्वल टू 100%, ठीक है, वो होना चाहिए 100, ठीक है, 100%। इस केस में क्योंकि परसेंटेज है तो 100% होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शंस में चल रही है तो 1 होना चाहिए एज सच, ठीक है।
तो अब इन सारी वैल्यूज को जोड़िए, कितनी है देखिए, 20 और 20, 40 और 10, 50, 50 और 15, 65, 65 और 5, 70, 70 और 10, 80। तो मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्स में 100 होनी चाहिए। ये पूरे के अंदर जो आ रही है वो 80 आ रही है, यानी कि जो यहां बाहर के सेट में होंगी वो कितनी होंगी, 20। ठीक है, यानी कि ये 20 और ये 80 मिला के पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, लेकिन ये 20 जो है वो इन तीनों में से किसी के भी अंदर जो है वो नहीं है, यानी कि ये वो कैटेगरी हो गई विच डू नॉट रीड एनी मैगजीन। तो यही यहां पर सवाल में आपसे पूछा गया है। सही जवाब आपका इसके हिसाब से बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है इसमें तो बताइए, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, मुश्किल से इसको करने में 2 से 3 मिनट का समय ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके के सवाल भी कभी कभी ऐसा है कि 1 या 2 सवाल आप लोगों को एग्जाम में मिल जाते हैं और काफी आसान सवाल होते हैं। 2 से 2.5 नंबर जो है हमारे, 2.5 नंबर या 2 क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर बड़े आसानी से इस क्वेश्चन के थ्रू लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप का। देखिए ये थोड़ा सा मिक्सिंग का लेकर एक क्वेश्चन है कि जो आपको सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं उसका टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्या है, 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप, 2 इक्वल ग्लास है यानी कि 2 बराबर ग्लास हैं और सेम टाइप के हैं। ठीक है, इनमें क्या है, कंटेन दे रिस्पेक्टिवली हैव 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका एक ग्लास है। ठीक है, दिस इज योर ग्लास 1 और ये है आपका ग्लास 2। ठीक है, दिस इज ग्लास 1 एंड दिस इज ग्लास 2। अब पहले वाले ग्लास में क्या लिखा है कि इसमें 1/3 जो है वो मिल्क है, इसमें 1/4 मिल्क है। ठीक, समझ गए, यानी कि दूध, यानी कि 1/4 इसमें दूध है और इसमें 1/3 दूध है। ठीक, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर। इसको क्या है कि बाकी जितना बचा है उसमें पानी भर देना है, यानी कि 2/3 इसमें वाटर हो जाएगा, इसमें 3/4 वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई, 1 से माइनस करके। ठीक है, 2/3 प्लस 1/3 इज 1, 1/4 प्लस 3/4 इज ऑल्सो 1, यानी कि 1/4 जो है इसमें मिल्क है, 3/4 जो है वो वाटर है। यहां पर सिमिलरली 1/3 जो है वो मिल्क है और 2/3 जो है वो वाटर है, पानी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया गया है कि इनका जो कंटेंट्स है इनको एक पॉट में मिलाया गया है। सपोज करिए ये कोई ऐसा बड़ा सा पॉट है। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि इसके कंटेंट को भी यहां डाल दिया और इसके कंटेंट को भी उठा के यहां डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सिमिलर सी बात है, हमने इस पॉट में डालने के बाद कोई और चीज का एडिशन नहीं करा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि इन ग्लासेस को पानी से भरा गया, उसके बाद इनका जो कंटेंट है वो पॉट में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पॉट में ट्रांसफर करने के बाद उसमें कुछ भी एडिशनल जो है वो मिक्स नहीं किया गया है। तो जितना भी पानी यहां है, जितना भी पानी यहां है, जितना भी दूध यहां है, जितना भी दूध यहां है, केवल यही इस पॉट में आएगा। ठीक है, तो पॉट में अगर आप मिल्क की बात कर लें तो कितना है, बहुत सिंपल है, सीधे सीधे इनको ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 1/4, ये कितना बन जाएगा, 7/12। ठीक है, जोड़ के देखिएगा इनको, 7/12 आएगा। ये वाटर कितना आएगा, वाटर सीधे सीधे आपका 2/3 प्लस 3/4, इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17/12, 17/12। ठीक है, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर मिल्क। अब वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ मिल्क बाई वाटर, तो मिल्क बाई वाटर का रेशियो आप निकाल दीजिए, 7/12 रेशियो 17/12, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7/17। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 7/17, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का ही सवाल है। ठीक है, मैंने कोई अपने आप से सवाल, मैं बता रहा हूं कि इस सीरीज में हम लोग सवाल अपने आप नहीं उठा रहे हैं कहीं से भी या खुद नहीं बना रहे हैं। ये सारे के सारे सवाल जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसीलिए इन क्वेश्चंस को ले रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो है वो क्या आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सवाल था ये, 2.5 नंबर का सवाल, मुश्किल से फिर से इसमें 1 से 1.5 मिनट लगना है सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या है, कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मेन एंड 40% वीमेन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 60% पुरुष है, 40% महिलाएं हैं। ठीक, 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test, where 80% men and 70% women were successful. Which one of the following statements is correct? ठीक है, सपोज कर लीजिए टोटल जो लोग हैं, अब देखिए एक चीज मैं आपको और हमेशा बताऊं, अगर आपको जो मतलब परसेंटेज का अगर कभी भी सवाल आता है, ठीक है, जैसे आपको मैं चीज ये बताता हूं कि आपने जब आप मैथ्स सॉल्व करते थे बचपन में, मतलब क्लास 10 तक की मैथ्स होती है वैसे सी सेट पे पूरी की पूरी, तो जनरली क्या है कि जब आप मैथ्स सॉल्व करा करते थे तो हम 2 तरीके से चीजों को लेट करते थे, या तो एक एक्स और वाई के फॉर्म में लेट करते थे और या फिर हम 100 के फॉर्म में लेट करते थे। ठीक है, तो परसेंटेज के जब भी सवाल आएंगे इट इज ऑलवेज बेटर टू एज्यूम, और लेट जो करना है वो हमेशा आप 100 के टर्म्स में करें, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही वही होता है परसेंट, यानी कि 100 का वो कितना
भाग है, कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। तो टोटल अगर आप लोग यहां पर मान लेते हैं 100, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। जल्दी से देखते रहिएगा फटाफट सारी चीजें। इस तरफ हम लिखेंगे मेन, इस तरफ हम लिखेंगे विमेन, ठीक है। 100 लोग हैं, तो पहले जो आपके हैं यानी कि 60 और 40, तो 60 लोग हैं, 60 आदमी है, 40 विमेन है पहले स्टार्टिंग में जो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें से 70% मेन और 75% विमेन जो है वो क्वालिफाइंग टेस्ट को क्लियर करते हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं सी सेट इसकी प्रीलिम्स की, उसी तरीके से इनका कोई क्वालिफाइंग टेस्ट है, प्रीलिम्स है मान लीजिए, तो उसमें से 70% आदमी और 75% महिलाएं या विमेन जो है वो क्वालिफाई करती हैं। तो अब वो 70% किसका होगा, इसका, ठीक है। यानी कि 70% ऑफ दिस ये क्वालिफाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 42, और यहां का हो जाएगा 75% ऑफ दिस इज इक्वल टू 30। ये वैल्यू आपको मिल गई यहां पर एक, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा गया है कि ये सारे के सारे जो है ये कहां पहुंच चुके हैं, ये और ये मिला के ये दोनों पहुंच गए हैं फाइनल टेस्ट में, ठीक है। फाइनल लेवल में जैसे आप लोगों के केस में होता है मेंस, ये मान लीजिए मेंस में पहुंच गए, ठीक। इसमें क्या है कि 80% मेन और 70% मेन जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, तो वो 80% इसका होगा, 80% ऑफ दिस, ठीक है, और 80% और 70% ऑफ दिस, ठीक है। तो 80% ऑफ दिस इसको आप निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी 33.6, ये वैल्यू आप निकालेंगे आएगी 21, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता लग गई। अब आपको हर स्टेज में आदमी पता है कि टोटल अगर लोग जो थे, टोटल कैंडिडेट्स अगर 100 थे, उनमें से 60 मेन थे, 40 विमेन थी, ठीक है। जिन्होंने क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करा, कितने आदमियों ने करा 42, कितने विमेन ने करा 30, ठीक है। और फाइनल जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कितने आदमी हैं 33.6, और जो महिलाएं हैं वो कितनी है 21, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें पता लग जाएगा। सक्सेस रेट जो है वो विमेन का ज्यादा है, ठीक है। सक्सेस रेट का मतलब क्या है कि जितने महिलाएं टोटल थी उनमें से कितनी सक्सेस हुई हैं, तो महिलाएं सक्सेस कितनी हुई है देखिए 21, टोटल कितनी थी 40 इंटू 100। सक्सेस रेट आप इस तरह के परसेंटेज के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा 52.5%, ठीक है। सक्सेस रेट ऑफ विमेन इज हायर। और मेन की अगर आप बात करें तो मेन का कितना है देखिए, मेन है 60, ठीक है। तो 33.6 बाय 60 इंटू 100, ये मेन का सक्सेस परसेंटेज है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा अराउंड, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं वैल्यू। ये वैल्यू आएगी आपकी, इसको 6 से आप कैंसिल कर लीजिए, चलिए 6 5 जा 30 बचेगा 6 56, हाँ तो ये 56% है, ठीक है। तो देखिए मेन जो है वो 56% क्वालिफाइड सक्सेस है, विमेन जो है वो 52.5% सक्सेसफुल है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि सक्सेस रेट इज हायर फॉर विमेन, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल सक्सेस रेट की हम बात करें 50% से नीचे है, ठीक है। देखिए ओवरऑल आपका यहां पर 33 है और यहां पर 21 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54.6, ठीक है। 50 से कम है नहीं है तो गलत हो जाता है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन विमेन, ठीक है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, बिल्कुल देख लीजिए पुरुष जो है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है वो 33.6 है, विमेन जो है वो सिर्फ 21 है, ठीक है। तो इसलिए मोर मैन क्लियर एग्जाम देन विमेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी करेक्ट, वो तो उनमें से एक भी सही नहीं है, बोथ को तो छोड़ दीजिए। तो सही जवाब जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन विमेन। परसेंटेज का सवाल इसको आप कह सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल, बेहद आसान सवाल था, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज एक टॉपिक होता है, एवरेज उसका क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years, ठीक है। 5 लोग थे, मतलब 5 लोगों का एक परिवार है, और आज से 3 साल पहले उनकी जो उम्र है, जो सबकी एजेस है, उसका जो सम है वो कितना है 80 years, ठीक। फिर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। तो 3 साल पहले उनका जो एवरेज एज होगा, आज भी परिवार का जो एवरेज एज है वो वही है। कैसे? क्योंकि आप क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि इन 3 सालों के दौरान उस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको भी अब आप जोड़ेंगे। अब परिवार के सदस्य कितने हो गए 6, पहले 5 थे, एक बच्चा और पैदा हुआ है, अब हो गए 6। तो उन 6 लोगों का, ठीक है, उन 6 लोगों का जो परिवार है उसकी जो एज का एवरेज है वो, और जो 5 साल पहले एवरेज था वो सेम है, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन में, 3 साल पहले जो है वो सेम है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, आज की डेट में हम बात करें तो उस बच्चे की उम्र क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। 3 साल पहले की आप यहां पर बात देख रहे हैं, आपको पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि 3 साल पहले जो सम ऑफ एज था वो 80 था, ठीक है, और 5 लोग थे, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 साल। ये आपको पता लग गया कि एवरेज क्या है 16 साल, आज से 3 साल पहले, ठीक।
ठीक है। अब देखिए बच्चा अगर पैदा हो रहा है, अब आज की डेट में बच्चा, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है आज से, आप कह लीजिए x ईयर्स पहले, आज से x ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो ये उसकी जो एज है, अगर हम बात करें उसकी एज की, तो वो x ही होगी। अगर कोई आज से 5 साल पहले पैदा हुआ है तो उसकी आज उम्र क्या होगी, 5 साल। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा आज से x ईयर्स पहले पैदा हुआ है तो उसकी आज की डेट में एज क्या होगी, x ईयर्स, तो वही हमें निकालनी है। ठीक है। अब देखिए 80 साल उम्र थी सब लोगों की 3 साल पहले, 5 लोगों की। ठीक है। अब आज की डेट में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 80 तो होगा ही होगा जो वो पहले था, प्लस 3-3 साल सबकी उम्र बढ़ गई, क्योंकि पिछले 3 सालों से आज की डेट में आएंगे तो सबकी 3-3 साल उम्र बढ़ गई। 5 लोगों की उम्र बढ़ी है 3 साल, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 15। एक चीज तो यह है, प्लस इसमें इस बच्चे की उम्र भी ऐड होगी। ये बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं निकाल रहा हूं एवरेज एज ऑफ फैमिली। ठीक है। और कब, एट प्रेजेंट, यानी कि आज की डेट में मैं परिवार की जो एवरेज एज है वो निकाल रहा हूं। ठीक है। ये 80 तो यही वाली हो गई जो इनका पहले 5 साल पहले, 3 साल पहले जो एज का सम था वो, प्लस 15 साल कहां से आया, 15 साल वो है कि जो ये 5 लोगों की जो एज है वो 3 साल में बढ़ेगी ना, 3-3 साल सबकी एज, तो 5-3-15 ये है, और ये जो बच्चा है ये उसकी एज है। ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखेंगे डिवाइडेड बाय करेंगे इसको हम 6 से, क्योंकि 5 लोग पहले से थे, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो अब टोटल जो परिवार की संख्या है वो कितनी हो गई है, 6। ठीक है। और ये किसके बराबर दी गई है कि जो एवरेज एज ऑफ फैमिली है आज की डेट में, वो जो 3 साल पहले एवरेज एज थी यानी कि 16 साल उसके बराबर है। ये चीज दी गई है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज दैट इट वाज 3 इयर्स अगो। ठीक है। तो इसको 16 से यहां पर बराबर कर देंगे। x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कितना आसान सवाल हो गया, 95 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 16। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 16 कितना होता है, 96। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 96 माइनस 95 यानी कि 1। ठीक है। यानी कि जो बच्चे की उम्र आज की डेट में है वो कितनी है, 1 साल, या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो आज से 1 साल पहले पैदा हुआ है। ठीक है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 का सही जवाब है। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट होता है उस पर बेस्ड। ठीक है। देखिए 2 लोग हैं, राम एंड श्याम, दे वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ठीक है। 2 लोग हैं, राम और श्याम, ये क्या करते हैं कि किसी काम को 4 दिन तक लगातार करते हैं और 60% उस काम का कंप्लीट हो जाता है। ठीक। उसके बाद क्या है कि जो राम है वो छुट्टी ले लेता है, राम टेक्स लीव, एंड देन श्याम वर्क्स फॉर 8 मोर डेज टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि जो 40% काम बचा हुआ है उसको श्याम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 8 दिनों में। ठीक है, अकेले। पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। अगर राम इस काम को अकेले करता, पूरे के पूरे काम को अकेले करता, तो वो कितने दिन लगाता। ठीक है। देखिए आसान चीज है, समझिएगा कैसे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि श्याम, एक मिनट, रहा यहां वैसे लिख लीजिए, राम प्लस श्याम। ठीक है। इन्होंने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, 4 डेज काम किया है, और कितना काम कंप्लीट हुआ है, 60%। ठीक। इसके बाद सिर्फ श्याम ने काम किया है कितने दिन, 8 दिन, 8 डेज, और कितना काम कंप्लीट किया है इसने, 40%, क्योंकि बचा हुआ 40% होगा। यानी कि अगर आप बात करें श्याम की 1 दिन की कैपेबिलिटी कितनी है, श्याम की 1 दिन की कैपेबिलिटी कितनी है, 1 डेज। अगर आप इसको लिखें श्याम 1 डेज कैपेबिलिटी, यानी कि 1 दिन में वो कितना काम कर सकता है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो भी आप कहें, उसने 8 दिन में 40% काम किया, यानी कि 1 दिन में वो 5% काम कर सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो श्याम ने अपना कितना, मतलब 4 दिन काम किया है, तो श्याम की 4 दिन की कैपेबिलिटी कितनी हो जाती है, 5 इंटू 4 यानी कि 20%। ठीक है। टोटल काम कितना हुआ था, 60%। तो इसका मतलब राम ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, बताइए, राम ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, 60 माइनस 20, क्योंकि 60 में से 20% तो श्याम ने करा है। ठीक है। तो 40% राम ने किया होगा। अब राम ने काम किया है 40% 4 दिनों में। ठीक है, समझ गए। तो राम का 1 दिन की कैपेबिलिटी कितनी हो गई, राम की 1 डे कैपेबिलिटी है, तो उसने 4 दिन में किया है, तो 40/4। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10%। यानी कि राम जो है अगर 1 दिन काम करता है तो वो 10% काम का पूरा कर देता है। तो उसको पूरा काम करना है, पूरा काम मतलब 100%। ठीक है। तो 10% वो कर लेता है 1 दिन में, तो 100% कितने दिन में कर लेगा, बड़ा सिंपल है, इसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 डेज। तो यानी कि अगर राम अकेले काम करता है तो वो पूरे के पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए, अगर है तो फिर भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के दिन का क्या है। देखिए ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है वैसे ये भी, लेकिन देख लीजिए क्या है। अ राउंड आर्चरी टारगेट, आपने देखा है कि जो आर्चरी होती है, जो तीरंदाजी होती है, जिसमें तीर कमान से हम लोग, मतलब वो एक गेम होता है, एक इवेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि उसका आपने जो टारगेट देखा है जिसमें वो तीर मारे जाते हैं वो गोल होता है, ठीक है, और उसमें अलग अलग कलर होते हैं। द राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर, उसका पूरा का पूरा डायमीटर जो है वो 1 मीटर है, इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजन, उसमें 4 स्कोरिंग रीजन दिए गए हैं। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, सेंटर से बाहर की तरफ, सबसे बीच में है रेड, फिर है ब्लू, फिर है येलो और फिर है व्हाइट। ठीक, द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.2 मीटर। ठीक है, जो रेड है वाला है, बीच वाला है, उसका रेडियस दिया गया है 0.2 मीटर। ठीक, द विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड्स इज इक्वल, बाकी सबकी जो विड्थ है वो बराबर है। इफ आर्चर्स थ्रो एरोज टुवर्ड्स द टारगेट, जो आर्चर्स है, जो तीरंदाज है, वो इसकी तरफ को अगर एरो फेंकते हैं इस टारगेट की तरफ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल इन द ब्लू रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। तो आर्चरी रीजन के ब्लू, जो ब्लू रीजन है, आर्चरी टारगेट का जो ब्लू रीजन है, उसमें तीर लगेगा जाके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ताकि ये चीजें जो है देखने में थोड़ा सा पता लग जाए कि क्या है। देखिए ये आर्चरी बोर्ड जो है वो आपको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये 4 रीजन इसमें हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं आप लोग ऐसे। ठीक है, देखिए ये बीच वाला जो रीजन है ये रेड है सबसे पहला। ठीक, इसके बाद का जो रीजन है, हम बाहर की तरफ को जाएंगे तो ये ब्लू है, इसके बाहर वाला येलो है, और ये जो सबसे बाहर है ये व्हाइट है। ठीक है, ये ऐसा दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है कि जो ये सबसे अंदर वाला रीजन है रेड, इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है ये, ठीक है, ये कितना दिया गया है 0.2 मीटर, और पूरे के डायमीटर दिया गया है, ये जो डायमीटर दिया है पूरे का वो कितना दिया गया है 1 मीटर। ठीक, यानी कि इसका पूरे के पूरे का जो पूरा का पूरा टारगेट है बड़ा वाला, इसका रेडियस कितना होगा 0.5 मीटर। ठीक, और बाकी हमें ये चीज दी गई है कि जो ये तीनों हैं, इन तीनों की जो विड्थ है तीनों बैंड की वो सेम है। यहां पर लिखा गया है विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड्स इज इक्वल। तो आपको पता है कि 0.5 में से ये तो 0.2 है, इसका जो रेडियस है, बाकी जो तीनों बराबर है, कितना बचेगा, पहले तो 0.5 में से आप घटाएंगे 0.2 तो बचेगा 0.3, और वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यानी कि इन सारे के सारे बैंड्स का जो रेडियस है वो कितना है 0.1 मीटर। ये आप समझ गए पहली बात। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि ब्लू रीजन में आपका टारगेट हिट करने के कितने चांसेस हैं, कि जो एरो आप फेंकेंगे वो ब्लू रीजन में जाके टकराएगा। तो ब्लू रीजन मतलब हो गया आपका ये वाला। ठीक है, देखिए अब आप टारगेट जब इस पे फेंकेंगे तो वो पूरे के पूरे में कहीं भी जा सकता है चारों रीजन में से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि फेवरेबल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टोटल इवेंट्स। ठीक, तो फेवरेबल इवेंट्स क्या है, फेवरेबल इवेंट्स का मतलब है कि जो हमारा तीर है वो सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू रीजन में लगना चाहिए, इसके बाहर अगर वो कहीं भी जाता है तो वो हमारा अनफेवरेबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, और टोटल इवेंट का मतलब क्या है कि वो पूरे के पूरे में कहीं भी जाके टकरा सकता है। ठीक है, तो टोटल इवेंट निकाल लेंगे आप। टोटल इवेंट कैसे निकलेगा, आपको एरिया निकालना है इस पूरे के पूरे टारगेट का, कितना होगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज योर रेडियस। तो पाई आर कितना है इसका 0.5। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की, तो फेवरेबल इवेंट है कि ब्लू में टकराना चाहिए, और ब्लू वाले का एरिया आप कैसे निकालेंगे, ब्लू एक तरीके से आप देखें तो ये हॉलो सर्किल है। ठीक है, इसमें एरिया कैसे निकलता है, पाई जो बाहर वाला बड़ा वाला रेडियस है उसका स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा, ये वाला रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, कितना होगा, ये 0.2 है, ये 0.1 है, तो 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंदर वाले का दैट इज 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये है पाई, 0.3 का स्क्वायर इज 0.09 माइनस 0.2 का स्क्वायर इज 0.04। ठीक है, तो ये आ गया 0.05 पाई। ठीक, सिमिलरली आप इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका पाई, और ये हो गया आपका 0.25। ठीक है, 0.25 पाई। ठीक है, तो इसको अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं ये 0.05 पाई है और ये 0.25
पाई है। तो इसको प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है ज़्यादा करने के लिए, 0.05 पाई डिवाइडेड बाय 0.25 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे तो 5/25 यानी कि 1/5 इंटू आप इसको अगर 100 करेंगे या आप नहीं भी करना चाहे, परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो 0.2 इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, 0.20 बना लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आंसर जो है आपका दैट इज योर 0.2, या अगर परसेंटेज में बात करें तो वो हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए, तो ये था आज के दिन का डिस्कशन। आंसर इसका सी सही है। फिर से आप लोगों से एक थोड़ा सा अपील करेंगे, प्लीज इस मिशन के बारे में थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप सीरियसली लें, गंभीरता से समझें। इस मिशन के लिए हम लोग कितना तत्पर हैं ये आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस मिशन में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। उसके लिए आप थोड़ा सा जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है वो पेमेंट करें, कंट्रीब्यूशन जो है वो करें। ठीक है, इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके की चीज़ों की कंटेंट की ज़रूरत है, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा। ठीक है, और बाकी कंटेंट को लेकर मैं बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें नीचे। मैं फिर से कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जो है वो ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल के दिन में। अभी हमारे पास 3-4 दिन का मैंने आपको बताया कि ऐसे ही हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो लेंगे और हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।